डायग्राम बनाइए। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, ठीक है। लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या होता है? क्वेश्चन नहीं है स्टूडेंट, एक थोड़ा कुछ बता रहे हैं, जस्ट क्लास स्टार्ट किया हूँ। लाइन ऑफ इम्पैक्ट, इज इट कंपल्सरी लाइन ऑफ इम्पैक्ट ओनली वन डायमेंशनल कोलिजन में होगा? ये तो टू डायमेंशनल कोलिजन में भी हो सकता है, बट यहाँ पे लाइन ऑफ इम्पैक्ट लिखने का मतलब है कि हम लोग ये बात, तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट हम लोग कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट किस डायरेक्शन में लेते हैं? लाइन ऑफ इम्पैक्ट के डायरेक्शन में लेते हैं, राइट। तो मान लेते हैं कि जस्ट बिफोर कोलिजन इसका वेलोसिटी है u1 u2, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के डायरेक्शन में क्या है, और जस्ट आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी है v1 v2 इन द डायरेक्शन ऑफ लाइन ऑफ इम्पैक्ट। किस डायरेक्शन में? लाइन ऑफ इम्पैक्ट के डायरेक्शन में। लिखिए, इसको ड्रॉ कीजिए तो।
लिखिए। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ तक हो गया। तो एक्चुअल में जस्ट बिफोर कोलिजन एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन इन द डायरेक्शन ऑफ लाइन ऑफ इम्पैक्ट, अगर स्पीड u1 u2 जस्ट बिफोर है और जस्ट आफ्टर v1 v2 है इन द डायरेक्शन ऑफ इम्पैक्ट, सबसे ज़्यादा इफेक्ट किस डायरेक्शन में आता होगा कोलाइडिंग बॉडी को। मान लेते हैं कि फॉर ए मोमेंट अगर कुछ देर के अगर बोल देते हैं कि कोलाइडिंग स्फीयर्स आर फ्रिक्शनलेस, तो उसका कॉमन प्लेन ऑफ कॉन्टेक्ट के पैरेलल तो कोई फोर्स लगेगा नहीं। अब इस क्लास में अगर इंजीनियरिंग वाले हैं तो हाँ ना बोलिएगा, मेडिकल वालों के लिए माफ है, ठीक है। तो अगर मेरा कोलाइडिंग स्फीयर फ्रिक्शनलेस है तो लाइन ऑफ ए है मेरा कॉमन प्लेन ऑफ कॉन्टेक्ट और ए है मेरा कॉमन प्लेन ऑफ कॉन्टेक्ट, राइट। और फ्रिक्शनलेस है तो क्या इस डायरेक्शन में कोई फोर्स लगेगा ड्यूरिंग कोलिजन? नहीं लगेगा, राइट। तो मैक्सिमम इम्पैक्ट किस डायरेक्शन में आएगा? तो मैक्सिमम इफेक्ट आएगा इन द डायरेक्शन ऑफ लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो यस, तो एक्चुअल में जो हम लोग कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का जो टर्म डिफाइन किए थे वो किसके रिस्पेक्ट में था? वो था विथ रेस्पेक्ट टू लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, राइट। तो सर लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एक्चुअली किस जो होता है वो किस में कन्वर्ट होता है? तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी बहुत सारा चीज़ में कन्वर्ट होता है। उसमें साउंड में भी कन्वर्ट हो सकता है, बट उसका वन ऑफ द रीज़न ये भी हो सकता है कि कितना भी हार्ड स्फीयर हो आपको पता नहीं चलेगा। आप लोग तो सब मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर पढ़े हैं ना। कोई अगर लोहे का वायर भी है उसमें भी थोड़ा स्ट्रेचिंग हो सकता है, उसमें भी पोटेंशियल जो स्टोर हो सकता है, राइट। जस्ट बिहेव लाइक अ स्प्रिंग। तो एक्चुअल में कोलिजन के टाइम पे अगर स्फेरिकल शेप का है तो भाई ड्यूरिंग कोलिजन इसका शेप डिफॉर्म होगा, राइट। और ये शेप इस टाइप का हो सकता है, करेक्ट। तो यहाँ से जस्ट बिफोर कोलिजन अगर इसका स्पीड u1 u2 है तो जब ड्यूरिंग कोलिजन का मतलब ड्यूरिंग कोलिजन क्या दोनों अलग अलग रहेगा या कांटेक्ट में रहेगा? जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर अलग सेपरेशन का बात है, राइट। बट ड्यूरिंग कोलिजन कांटेक्ट में रहेगा तो इन द डायरेक्शन ऑफ लाइन ऑफ इम्पैक्ट इसका कॉमन स्पीड रहेगा, राइट। क्योंकि टच में है ना। ड्यूरिंग कोलिजन क्या है और ड्यूरिंग कोलिजन तो देखिए जस्ट बिफोर के रेस्पेक्ट में जस्ट आफ्टर मैं इसका शेप थोड़ा डिफॉर्म किया हूँ, तो यहाँ से यहाँ तक के सिचुएशन को क्या बोलेंगे? डिफॉर्मेशन। और जब ड्यूरिंग कोलिजन जब ओवर हो गया तो अगर 100% इलास्टिक कोलिजन है तो फिर से वो अपना शेप को रिफॉर्म करता है, गेन करता है। लेकिन अगर कोलिजन हुआ और अपने शेप को 100% रिफॉर्म नहीं कर पाया, थोड़ा सा शेप बिगड़ा हुआ ही रह गया, शेप डिफॉर्म ही रह गया, तो डिफॉर्मेशन में लगता है कि किसी कॉस्को बॉल है उसको थोड़ा सा स्ट्रांगली उसको अगर पकड़ के अगर प्रेस करेंगे तो आपका जो फोर्स है उस रबर में पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। इज करेक्ट? जस्ट लाइक रबर है वो, वही बात तो यहाँ भी हो रहा है। इसका मतलब अगर इसका शेप डिफॉर्म हुआ और 100% शेप अगर गेन नहीं हुआ, इसका मतलब सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इसका पोटेंशियल एनर्जी, राइट। समझ गए? लेकिन सर अगर 100% गेन हो गया, अगर 100% गेन हो गया इसका मतलब है कि मेरा काइनेटिक एनर्जी लॉस नहीं हुआ, करेक्ट। तो मुझे तो नहीं पता है कि क्या हो रहा है। तो अगर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का वैल्यू 0 से बड़ा और 1 से अगर छोटा है, इसका मतलब क्या 100% शेप गेन करेगा या थोड़ा शेप डिफॉर्म रहेगा? तो यहाँ से यहाँ तक के प्रोसेस को शेप ऑफ डिफॉर्मेशन बोलेंगे और यहाँ से यहाँ तक के प्रोसेस को शेप ऑफ रिफॉर्मेशन बोलेंगे, करेक्ट।
यहाँ से जस्ट बिफोर एंड ड्यूरिंग कॉलिजन इज द टाइम ऑफ व्हाट, शेप ऑफ डिफॉर्मेशन। फिर ड्यूरिंग कॉलिजन एंड जस्ट आफ्टर कॉलिजन दिस इज द टाइम फॉर शेप ऑफ रिफॉर्मेशन। तो अगर शेप अगर 100% गेन कर लिया मतलब कॉलिजन क्या रहा, इलास्टिक, लेकिन 100% गेन नहीं कर पाया, इसका मतलब सम ऑफ द एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी स्टोर इनटू व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको क्वेश्चन बैंक में मिलेगा। और एक क्वेश्चन, बट इस टाइप का क्वेश्चन मेडिकल में आने का चांस बहुत रेयर है। ठीक है, समझ गए स्टूडेंट? इसको हटाएं। और अगर इसे 1 बोलते हैं, इसे को 2 बोलते हैं, तो ये रहेगा N21 और ये क्या रहेगा N12, राइट? आज कुछ प्रॉब्लम का फोटो खींच के आपको भेजा हूँ, उसमें सारा ऑलमोस्ट सारा प्रॉब्लम हीरो का ही है। ठीक है, एक आध प्रॉब्लम को छोड़कर, उन सब प्रॉब्लम में टाइम लगेगा, क्योंकि हीरो को ऐसा प्रॉब्लम नहीं जाता कि हाँ आए और बच्चा टाइप है बना दिए। मतलब वहाँ एक प्रॉब्लम में बहुत कुछ सीखने को मिलता है, करेक्ट? और उसमें कुछ प्रॉब्लम एच सी वर्मा में भी है, इरोड में भी है और एच सी वर्मा में भी है। लिखिए, जेडी का मतलब मैं बोल रहा हूँ, इसको आईडी भी लिख सकते हैं। इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। और इम्पल्स क्या होता है स्टूडेंट? चेंज इन मोमेंटम। और डिफॉर्मेशन के लिए किस डायरेक्शन में लेना है? इन द डायरेक्शन ऑफ लाइन ऑफ इम्पैक्ट, करेक्ट? इसका मतलब डेल्टा पी, यहाँ पे लिख दीजिएगा, इन द डायरेक्शन ऑफ लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो क्या इसके लिए लिख सकते हैं M1 भी अब प्लस M2 भी माइनस M1 U1 अब प्लस M2 U2, अगर मैं सही हूं तो? मतलब फाइनल मोमेंटम, तो ये मैं काम कर रहा हूँ इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन का, तो मोमेंटम ड्यूरिंग कॉलिजन माइनस इन जस्ट बिफोर कॉलिजन, इसको बोलेंगे इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। इज इट करेक्ट? और ड्यूरिंग कॉलिजन दोनों का इन द डायरेक्शन ऑफ लाइन ऑफ इम्पैक्ट अलग वेलोसिटी रहेगा या सेम वेलोसिटी रहेगा? सेम वेलोसिटी रहेगा। और अगर बोलेंगे इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन, कहीं कहीं पे जे से भी इंडिकेट करता है, इसलिए मैं जे और आई दोनों लिख रहा हूँ। ठीक है, तो क्या रहेगा इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन के लिए? फिर से फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, और यहाँ पे फाइनल मोमेंटम क्या रहेगा सर? जस्ट आफ्टर कोलिजन M1 V1 प्लस M2 V2 अब माइनस M1 V प्लस M2 V, मतलब V कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आइए। बट इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन और इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन किस डायरेक्शन में लेना है स्टूडेंट? ऑल डायरेक्शन में या इन द डायरेक्शन ऑफ लाइन ऑफ इम्पैक्ट? इन द डायरेक्शन ऑफ लाइन ऑफ इम्पैक्ट। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? चलिए,
अच्छा तो ये अगर ई का वैल्यू 1 रहेगा, अगर ई का वैल्यू 1 रहेगा तब मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन, अब मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन डिफरेंट रहेगा, मैग्नीट्यूड या सेम रहेगा? सेम रहेगा। वजह यस, इसका मतलब लिख लीजिए, अगर इफ इक्वल टू 1 देन इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन का मैग्नीट्यूड मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन। ये ऑब्जेक्टिव हो जाएगा आपके लिए। और अगर E इक्वल टू 0 रहेगा देन इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन कितना होगा? जीरो। वेरी गुड। क्यों 0 रहेगा? तो ड्यूरिंग कॉलेज अगर ई इक्वल टू 0 हो गया मतलब वो प्लास्टिक हो गया, दोनों सटा हुआ रह जाएगा, राइट? ड्यूरिंग कॉलिजन अगर उसका स्पीड कॉमन है तो जस्ट आफ्टर कोई वो सेपरेट नहीं होगा, यही तो क्वालिटी है, करेक्ट ना? इसलिए इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, करेक्ट? बट इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन 0 नहीं रहेगा, करेक्ट ना? इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन 0 हो जाएगा क्योंकि परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन, जिसको प्लास्टिक कोलिजन था, उसका क्वालिटी था कि जस्ट आफ्टर कोलिजन बोथ बॉडी मूविंग विथ कॉमन वेलोसिटी, राइट? वो चिपक जाता है, एक साथ रहता है, राइट? तो डिफॉर्मेशन तो है क्या? ड्यूरिंग कोलिजन और माइनस इनिशियल कोलिजन। तो ड्यूरिंग कोलिजन और इनिशियल कोलिजन तो अलग था, U1 U2, राइट? तो ये 0 नहीं रहेगा, बट ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब इसमें कुछ स्टूडेंट बोल रहे होंगे सर मोमेंटम तो कंजर्व रहता है, मैं आई एग्री, मोमेंटम कंजर्व रहता है, बट ये हम लोग किस डायरेक्शन का बात कर रहे हैं? ओवरऑल बात कर रहे हैं या सिर्फ इन द डायरेक्शन ऑफ लाइन ऑफ इम्पैक्ट? इन द डायरेक्शन ऑफ लाइन ऑफ इम्पैक्ट का बात कर रहा हूँ। अब मोमेंटम कंजर्व रहता है जस्ट आफ्टर एंड जस्ट बिफोर, बट हम लोग यहाँ पे ड्यूरिंग कोलिजन का भी एक बात ले ली है, राइट? चलिए यहाँ तक तो क्वेश्चन रहेगा तो समझ में आ जाएगा। और अगर E का वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहेगा, किससे किसके बीच में रहेगा? तो इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन और इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन में किसका वैल्यू? मैग्नीट्यूड बाई इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन और डिफॉर्मेशन का मतलब सिर्फ मैं इन द डायरेक्शन ऑफ लाइन ऑफ इम्पैक्ट का बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन का मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन, ठीक है? इसके पीछे का वजह सर वो बॉडी का शेप डिफॉर्म होने के बाद जितना शेप डिफॉर्म होता है उतना शेप गेन नहीं कर पाता है, करेक्ट? तो मेरा बहुत सारा जो स्पीड था, जो काइनेटिक था, वो एक्चुअल में पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है। ओवरऑल मोमेंटम कंजर्व रहेगा, बट इस डायरेक्शन में इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन का मैग्नीट्यूड इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन से ज़्यादा रहेगा, करेक्ट? इसको ऑब्जेक्टिव मान के याद कर लीजिएगा। अब एक क्वेश्चन बनाइए तो, टू बॉल्स ऑफ, ये अलग क्वेश्चन है, पहले आसान क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। टू बॉल्स ऑफ मासेस 2 kg एंड 4 kg, टू बॉल्स ऑफ masses 2 kg and 4 kg are moved towards each other, हाँ एक प्रॉब्लम लिखवा रहा हूँ,
two balls of masses 2 kg and 4 kg are moved towards each other with velocity 4 meter per second and 2 meter per second respectively on a frictionless surface. Full stop. 4 meter per second and 2 meter per second respectively on a frictionless surface. Full stop. After collision, the 2 kg ball return back with velocity. After collision, the 2 kg ball return back with velocity 2 meter per second. Then find first question, velocity of 4 kg ball just after collision. Second, coefficient of restitution. Third, impulse of deformation. Next, maximum potential energy of deformation. Impulse of deformation. नेक्स्ट मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डिफॉर्मेशन. ठीक है. नेक्स्ट इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन. आप लोग ट्राई करेंगे या मैं बनाऊं? हाँ बनाइए तो थोड़ा ट्राई कीजिए. हाँ फाइनल वेलोसिटी में बोला था. फाइनल वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन 2 kg बॉल रिटर्न बैक विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड. कितना आया? पता क्या था? वेलोसिटी ऑफ 4 kg. मैं डायग्राम बनाता हूँ पहले.
यहाँ देखिए, मोमेंटम कंजर्वेशन अगर लगाते हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन राइट, तो मोमेंटम कंजर्वेशन से m1 u1x अब प्लस m2 u2x इक्वल टू वाट, m1 v1x अब प्लस m2 v2x। और क्वेश्चन में बोला हुआ ही था मूव टुवार्ड्स ईच अदर, मतलब हेड ऑन कोलिजन था, एक क्वेश्चन का लैंग्वेज में छिपा हुआ था। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या यहाँ से आप निकाल लेंगे, ये कितना रहेगा 2 इंटू 4 अब प्लस 4 इंटू इसका कितना था -2, तो -2 लिखेंगे ना अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट सिस्टम, और 2 इंटू -2 अब प्लस 4 इंटू v2x, क्या यहाँ से v2x निकल जाएगा, कितना आया v2x 0 आया है 1 मीटर पर सेकेंड आएगा, लिखो 1 मीटर पर सेकेंड। भाई इस गलती का कोई वहाँ पे जवाब नहीं रहेगा एग्जाम में, एकदम पेन चला के वहाँ पहुँचेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के लिए क्या हम लोग ये लगा सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इन द डायरेक्शन ऑफ लाइन ऑफ इम्पैक्ट, क्या पढ़ाए थे आप लोग को, ये पढ़ाए थे ना v1x माइनस v2x या v2x माइनस v1x, जो भी लिखिए कोई फर्क पड़ता है क्या, v1x इक्वल टू माइनस ई u2x माइनस u1x पढ़ाए थे ना। देखिए मैं एक चीज़ आप लोग को बता दिया हूँ कि मैं लाइन ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच में बच्चे क्या होगा, पजल हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है ना कि नहीं समझ पाते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है, हालांकि मैं पढ़ाया हूँ रेस्ट मोशन में, बट ये तो याद रहेगा कि सर ने बताया 2 - 1, तो यहाँ भी 2 - 1, ये पक्का याद रहेगा, यहाँ पे माइनस ही राइट। v2x कितना है देखिए 1, अब v1x कितना था -2, एग्री, माइनस ई u2x कितना था स्टूडेंट -2, और u1x कितना था, ई का वैल्यू कितना आया, हाँ, तो ई का वैल्यू अगर 1 नहीं आया है और ई का वैल्यू हाफ आया है, इसका मतलब डैम सर्कुलर इलास्टिक नहीं है, पक्का, ये तो यहाँ से पता चल गया, मतलब इनइलास्टिक कोलिजन है। और अगर इनइलास्टिक परफेक्टली इनइलास्टिक भी नहीं है, अगर परफेक्टली प्लास्टिक रहता तो ई का वैल्यू 0 आता, करेक्ट। तो इसका मतलब है कि डैम श्योर शेप थोड़ा डिफॉर्म हुआ होगा, और सम ऑफ द, और ई का वैल्यू अगर 1 नहीं है, ई का वैल्यू अगर 0 रहता तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता, बट ई का वैल्यू 0 नहीं है और 1 भी नहीं है, तो सम ऑफ द काइनेटिक लॉस हुआ है। और जो काइनेटिक एनर्जी अगर लॉस होता है तो बहुत सारा फॉर्म में लॉस हो सकता है, बट यहाँ पे साउंड में भी लॉस हो सकता है, हीट में भी लॉस हो सकता है। अगर साउंड और हीट का बात नहीं किया गया क्वेश्चन में, इसका मतलब शेप डिफॉर्मेशन में लॉस हो गया, और जो शेप डिफॉर्म होगा तो शेप डिफॉर्म हो गया, इसका मतलब बॉडी अपना शेप डिफॉर्म किया और बाद में 100% डिफॉर्म नहीं कर पाया। तो जब 100% डिफॉर्म नहीं किया तो डिफॉर्मेशन के टाइम पे उसके पास काइनेटिक एनर्जी किस फॉर्म में चला जाता है, कैसे कोई फुटबॉल को आप ऐसे प्रेस कर रहे हैं, दैट इज काइंड ऑफ रबर, वो एक्चुअली क्या होता है काइनेटिक कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। और फिर वापस एकदम बिल्कुल कैमरा से अगर फोटो लेते रहिएगा और फुटबॉल को किक किया और दीवार से अगर टकराएगा ना, तब फुटबॉल जाके ऐसे यहाँ पे थोड़ा सा शेप डिफॉर्म करेगा, करेक्ट। अब बाद में जब अपना शेप गेन करते रहेगा तो अपना शेप जब शेप डिफॉर्म होगा तो वो जो स्पीड है वो किस में चला गया, जस्ट लाइक स्प्रिंग मानिए, वो जो स्पीड था काइनेटिक एनर्जी कुछ देर के लिए ऑलमोस्ट किस में कन्वर्ट हो गया, पोटेंशियल में। अब बाद में वो पोटेंशियल रिटर्न बैक ले लिया और फिर किस में चला गया, काइनेटिक एनर्जी में, करेक्ट। तो नेक्स्ट क्या पूछा गया है, इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। तो इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन निकाल लेंगे। इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन क्या था स्टूडेंट, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के डायरेक्शन में, राइट।
और मेरा यहाँ पे एक्स एक्सिस ही लाइन ऑफ इम्पैक्ट है, तो इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन के लिए क्या बोल सकते हैं? इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन बोले क्या होगा, निकालिए। कॉमन वेलोसिटी वाला पता कैसे चलेगा? तो डिफॉर्मेशन के टाइम पे वेलोसिटी तो डिफॉर्मेशन के टाइम पे अच्छा वेलोसिटी नहीं दिया हुआ है। तो जीरो कैसे निकाले आपने? हमको लगता है कि एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम डिफॉ नहीं नहीं, ये नहीं है। एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम डिफॉर्मेशन इज इट कंपलसरी कि दोनों का जो कॉमन स्पीड रहेगा वो जीरो हो जाएगा या कॉमन वेलोसिटी? एक कंपलसरी नहीं है एक्चुअली, वो चांस की बात है कि भी जीरो आ जाए, बट मुझे लगता है कि ये कंपलसरी नहीं है। जीरो तो ऐसे ही नहीं है। हम्म, जीरो होने से तो फिर फाइल कंडीशन ही हेल्प नहीं होगी। आइडियल का मैं नहीं, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम तो होगा ही, वो कंजर्वेशन तो रहेगा ही। एक मिनट टाइम दीजिए।
बोलिए तो स्टूडेंट, क्या बोल रहे थे आप लोग? देखिए, मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा। मोमेंटम तो हर टाइप के कॉलेज में कंजर्व रहता है, राइट? मोमेंटम तो यस, यस। एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम डिफॉर्मेशन, यस, एक मिनट रुकिए, एक मिनट। एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम डिफॉर्मेशन, तो उस टाइम पे दोनों का स्पीड तो टेंडिंग टू जीरो होना चाहिए। दोनों, और उसके बाद मैक्सिमम डिफॉर्मेशन का मतलब ये हुआ कि जितना भी दोनों का काइनेटिक एनर्जी है वो कन्वर्टेड टू पोटेंशियल एनर्जी, और कन्वर्टेड टू पोटेंशियल, तो काइनेटिक एनर्जी अगर कन्वर्टेड टू पोटेंशियल तो स्पीड क्या रहेगा? स्पीड डिक्रीज होते होते टेंडिंग टू जीरो होना चाहिए। तो सेव, अगर हम लोग इन द डायरेक्शन ऑफ लाइन ऑफ इम्पैक्ट का बात कर रहे हैं, तो इन द डायरेक्शन ऑफ लाइन ऑफ इम्पैक्ट मैक्सिमम डिफॉर्मेशन के लिए, रिफॉर्मेशन के लिए मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन के लिए जब दोनों कोलाइड कर रहा है और काइनेटिक एनर्जी अगर बचा, लेकिन ये मैं मैक्सिमम डिफॉर्मेशन के लिए बात कर रहा हूँ, पार्शियल डिफॉर्मेशन के लिए नहीं। तो एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम डिफॉर्मेशन दोनों का काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाए? पोटेंशियल एनर्जी में। और पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होने का मतलब है कि दोनों का स्पीड जीरो होना पड़ेगा, कॉमन, जो भी स्पीड कॉमन है। तो एक्चुअल में इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखते हैं तो इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन के लिए m1 प्लस m2 इंटू वी माइनस दिस, एक मिनट, दिस इज द रीजन कि यहाँ पे हम लोग क्या बोले हैं, डिफॉर्मेशन के लिए m1 प्लस m2 इंटू वी, लेकिन ये मैक्सिमम डिफॉर्मेशन के टाइम का मैं बात कर रहा हूँ। हालांकि इस क्वेश्चन में नहीं दिया होता, इससे थोड़ा मैं कंफ्यूज हो रहा था। एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम डिफॉर्मेशन काइनेटिक एनर्जी बिकम्स व्हाट? टेंडिंग टू जीरो। और काइनेटिक एनर्जी टेंडिंग टू जीरो मतलब स्पीड टेंडिंग टू व्हाट? स्पीड तो कॉमन रहेगा बट स्पीड को भी क्या होना पड़ेगा? जीरो होना पड़ेगा, करेक्ट? तो m1 प्लस m2 इंटू भी माइनस m1 u1 अब प्लस m2 u2, इसका वैल्यू निकाले तो स्टूडेंट क्या आता है? जीरो माइनस m1 कितना था? 2 इंटू 4 और 4 इंटू -2, तो ए भी तो क्या हो गया? जीरो ही हो गया ना। अच्छा, नोट करके लिखिए स्टूडेंट। हम लोग कहाँ पर मिस कर रहे हैं? एक्चुअली थोड़ा सा मिस कर गए हैं एक जगह। लिखिए,
यहाँ देखिए, हेलो एवरीवन, इट इज़ नॉट कंपल्सरी, ए चांस की बात था, ठीक है, कि आपका एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम डिफॉर्मेशन, एक मिनट रुकिएगा, एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम डिफॉर्मेशन काइनेटिक एनर्जी का लॉस मैक्सिमम होगा, बट फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि 100% काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाएगा। करेक्ट ना? ये तो डे टू डे लाइफ का विजन है ना, कि जब दो पार्टिकल कोलाइड करता है तो ऐसा भी तो होता है, कोलाइड करते करते बढ़ते रहता है। ये कैसे रहेगा कि हाँ कोलाइड किया और उस टाइम पे रुक कर कोलाइड करेगा? ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, राइट? तो एक्चुअली हम लोग कहाँ पे लॉ मिस कर गए हैं हम लोग, तो एक्चुअल में जस्ट बिफोर, ड्यूरिंग कोलिजन, जस्ट आफ्टर कोलिजन, मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज कंजर्व्ड, मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज कंजर्व, बट एक्चुअल में एक टेक्निकल टर्म के वजह से मुझे प्रॉब्लम हो गया था। इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन या इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन फॉर वन ऑफ द बॉडी के लिए डिफाइन करेंगे, नॉट सिस्टम। इसके वजह से प्रॉब्लम हो रहा था। एक मिनट मुझे इस चीज़ को पहले फिनिश कर दीजिए, कॉन्सेप्ट यहाँ, इसके वजह से प्रॉब्लम बाद में होते रहेगा। देखिए भाई, मोमेंटम का कंजर्वेशन, सिस्टम का मोमेंटम तो हर टाइम पे कंजर्व रहेगा, जस्ट बिफोर, ड्यूरिंग कोलिजन, जस्ट आफ्टर, राइट? एंड इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि कॉलिजन के ड्यूरिंग कॉलिजन स्पीड 0 हो जाए, और ये भी कंपल्सरी नहीं कि एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम डिफॉर्मेशन, इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम डिफॉर्मेशन सारा का सारा काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए। हाँ, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का लॉस होगा, लेकिन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का लॉस का मतलब ये नहीं कि सारा काइनेटिक एनर्जी ही पोटेंशियल में चला जाए। तो एक्चुअल में हम लोग का मिस्टेक क्या हो रहा था कि एक्चुअल में हम लोग क्या कर रहे थे कि इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन या इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन पूरा सिस्टम का देख रहे थे। भाई वो तो फिर 0 ही आएगा अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, राइट? तो एक्चुअली इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन या इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन किसी एक ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग निकालेंगे, और क्वेश्चन में भी ऐसे ही देना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया गया है क्वेश्चन फ्रेम करने में। इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन या इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन ऐसे पूछा था, फाइंड द इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ M1, या फाइंड द इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ M2, या फाइंड द इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन ऑफ M1 एंड M2 इंडिविजुअली, राइट? समझे स्टूडेंट मैंने क्या बोला? यहाँ पे मिस्टेक हो रहा था, ठीक है? हाँ बोलिए वेदांत। देखिए अब इस चीज़ को नहीं, पहले तो ठीक है मैं आपकी बात को समझ गया, बट इस बात को आप समझे मैंने क्या बोला? एक्चुअली कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पूरे सिस्टम का मोमेंटम तो कंजर्व ही रहेगा, सिस्टम का, चाहे जस्ट बिफोर कोलिजन हो या ड्यूरिंग कोलिजन हो या जस्ट आफ्टर कोलिजन हो। बिकॉज सिस्टम कर रहे हैं तो सर कोलिजन के टाइम पे जो फोर्स लग रहा है, तो भाई कोलिजन के टाइम पे तो दोनों तो एक दूसरे पे फोर्स लगा रहा है, और सिस्टम का इंटरनल फोर्स कितना भी बड़ा इंपल्सिव फोर्स रहेगा, बट है तो कोलिजन का क्या, इंटरनल फोर्स सिस्टम का। इसलिए फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन या इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन को डिफाइन करना चाहिए था वन ऑफ द बॉडी के लिए, करेक्ट? इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन या इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन,
तो एक्चुअल में m1 प्लस m2 इंटू वी एक्स, ये में ड्यूरिंग कॉलिजन, और ड्यूरिंग कॉलिजन जो भी रहेगा दोनों का इस वेलोसिटी तो कॉमन रहेगा इन द डायरेक्शन ऑफ लाइन ऑफ इम्पैक्ट। ये बोल सकते हैं लेकिन जीरो नहीं बोल सकते हैं, समझे नहीं जन। तो m1 प्लस m2 इंटू वी एक्स ड्यूरिंग कॉलिजन इक्वल टू व्हाट, m1 u1 x प्लस m2 u2 x निकालिए। तो यहाँ से वी एक्स कितना आता है, m1 u1 x प्लस m2 u2 x और डिवाइड बाई m1 प्लस m2। एक चांस की बात है कि भाई ये वैल्यू जीरो हो गया, एक कॉन्फिडेंस की बात है कि दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस की है, ऐसा वैल्यू लिया हुआ था सटीक कि 8 माइनस 8 हो गया है, नहीं Yes, sir. बट इज इट कंपल्सरी कि ऑलवेज जीरो होगा ऊपर वाला टर्म, No, sir. मे और मे नॉट, राइट। देखिए एक्चुअल में हम लोग आंसर मिला लेने के लिए काम नहीं करेंगे कि आंसर बस, या किसी क्वेश्चन में अगर ये जीरो ये चीज़ हो गया तो उसी को थ्योरी मान लेंगे, भाई फिजिक्स है, बड़ा गड़बड़ हो जाएगा फिर बाद में। अब देखिए इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ m1, सिर्फ m1 का बात करते हैं तो इसका इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन क्या है, तो सर इसको लिखना चाहिए m1 vx, फाइनल तो यही है ना, Yes, sir. अब माइनस m1 u1 x कितना आया, -8, और ये तो लिख लेंगे ना kg मीटर पर सेकेंड, Yes, sir. और इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ m2 +8. कितना आ जाएगा, +8. m2 vx और माइनस M2 m2 u2 x कितना आ गया, ठीक है ना। Yes, sir. चलिए इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन यहाँ पे हम बना लेते हैं ऑफ m1 हाउ मच, तो इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन ऑफ m1 के लिए क्या लिखेंगे सर, m1 v1 x और माइनस m1 vx, यही था ना। Yes, sir. इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन ऑफ m1 हाउ मच, ये कितना है, 2 4 था ना, कितना था, 2 था या m1 का वैल्यू 2 kg. 2 into -2. 2, और v1 x कितना था, -2. इज इट -2, Yes, sir. यस। और इस केस में तो वी एक्स, एक चांस की बात है कि वी एक्स यहाँ पर जीरो है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट ड्यूरिंग एट द टाइम ऑफ कोलिजन इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि दोनों कोलाइडिंग बॉडी का स्पीड जीरो हो जाए, यहाँ पे चांस की बात था कि जीरो हो गया है, करेक्ट, ऐसा डेटा लिया हुआ था। Yes, sir. समटाइम जीरो नहीं भी हो सकता है, एक मैं अलग से प्रॉब्लम ले लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया, -4 kg मीटर पर सेकेंड, और इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन ऑफ m2 4 kg meter per second. m2 कितना हो जाएगा, m2 v2x और माइनस m2 vx 4 kg मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है कि इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन और इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन ऑफ m1 और इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन ऑफ m2 इंडिविजुअली आप निकाल सकते हैं, करेक्ट ना। Yes, sir. चलिए तो ये वाला लाइन कहाँ है जो लिखा है मैक्सिमम डिफॉर्मेशन कंटिन्यूअस जीरो। ये लाइन को कट कर दीजिए जिसमें मैं बोला हूँ एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम डिफॉर्मेशन काइनेटिक एनर्जी टेंडिंग टू जीरो, ये गलत बात है, ठीक है। इसलिए मैं बैठ कर इस पर सोचा कि ऐसा नहीं भी हो सकता है, प्रैक्टिकली दो पार्टिकल कोलाइड करेगा तो कोलाइड करते करते भी तो आगे जा सकता है साथ में, Yes, sir. कोलिजन होते होते भी तो मूव कर सकता है, राइट।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था एट द टाइम मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो स्टूडेंट मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या हो सकता है? तो मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, तो लॉस क्या होता है? तो मैक्सिमम लॉस के लिए एक काम कीजिएगा, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर, राइट। yes sir, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जस्ट बिफोर कोलिजन माइनस काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग कोलिजन, करेक्ट। yes sir, और ड्यूरिंग कोलिजन मतलब मैक्सिमम जिस टाइम पे चिपक गया है, मतलब वो जो कॉमन स्पीड होता है, राइट, माइनस m1 v स्क्वायर प्लस हाफ m2 v स्क्वायर, इज इट करेक्ट? दिस इज द मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और जो मैक्सिमम लॉस रहेगा वो किस में कन्वर्ट होगा? मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? यही रहेगा गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, कहां तक? अप टू मैक्सिमम डिफॉर्मेशन, राइट। yes sir, अब इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा अब यहाँ पे ही इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट अगर हीट और साउंड क्रिएट नहीं हुआ, ध्यान सुन लीजिएगा, हीट और साउंड क्रिएट नहीं हुआ, अब तब पूछा जाएगा हाउ मच काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन स्टोर एज इट इज इन पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म। हाउ मच काइनेटिक एनर्जी, और हीट और साउंड नहीं क्रिएट हुआ है। हीट मतलब फ्रिक्शन नहीं है, साउंड भी क्रिएट नहीं हुआ, हाइपोथेटिकली, ऐसा तो होगा नहीं लेकिन हाइपोथेटिकली मान लेते हैं। तो हीट और साउंड अगर क्रिएट नहीं हुआ है तो हाउ मच पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम जस्ट आफ्टर कॉलिजन। इसका मतलब सर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो रहा, अगर इनिशियल काइनेटिक 20 जूल था और फाइनल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कॉलिजन 16 जूल है, तो 4 जूल गया कहाँ? potential energy, तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू कॉलिजन, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू कॉलिजन स्टोर इन व्हाट? परमानेंटली स्टोर्ड इन द सिस्टम। इसका मतलब 100% रिफॉर्मेशन नहीं हुआ, करेक्ट ना? yes sir, तो ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो पता लिख लेंगे, हाउ मच अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड परमानेंटली इन द सिस्टम, क्वेश्चन के लैंग्वेज से। चलिए यहाँ पे तो बहुत चांस की बात है कि ये वैल्यू 0 रहेगा, करेक्ट ना? yes sir, ये हो गया, तो वैल्यू कितना आ गया? 24 जूल। चलिए स्टूडेंट, तो ये तो समझ में आ गया ना कि इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन या इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन क्या होता है। तो 12 और 24/2 12 जूल हो रहा है, 24/2 है या 24 है? देखिए तो कितना है? चलिए स्टूडेंट, एक्सी प्रोमो का पेज नंबर 164 फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन नंबर 61।
अच्छा देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 60 बना चुके थे क्या हम लोग? शायद मुझे लगता है क्वेश्चन नंबर 60 बना चुके हैं। एक बार 60 पढ़ लीजिएगा, तब 61 को देखिएगा। इसका आंसर 24 है। 24 है ना? हमारा आया है मेरा बाहर आ गया। क्वेश्चन नंबर 60 ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं स्टूडेंट। 61 देखिए। अरे एक क्वेश्चन नंबर 61 मैं आज फ़ोटो खींच के भी भेजा हूँ, वो इरोड का भी प्रॉब्लम है। एरोड का क्वेश्चन नंबर 163 है, सेम डिट्टो प्रॉब्लम। क्वेश्चन आप लोग पढ़ लिए? क्वेश्चन क्या है? ए स्मॉल बॉडी ऑफ मास एम प्लेस्ड ओवर लार्जर मास एम हुज सरफेस इज हॉरिजॉन्टल
horizontal near the smaller mass and gradually curves to become vertical. The smaller mass is pushed on the longer one at a speed v and the system is left to itself. Assume that all surfaces are frictionless. First, find the speed of the larger block when the smaller block is sliding on the vertical part. पहला क्वेश्चन. Find the speed of the smaller mass when it break off the larger mass at height h. Second question. Find the maximum height. Find the maximum height that the smaller mass ascend. And next, so that the smaller mass will again land over the bigger one. और नेक्स्ट है फाइंड द डिस्टेंस ट्रांसवर्स बाय द बिगर ब्लॉक ड्यूरिंग द टाइम व्हेन द स्मॉलर ब्लॉक वाज इन इट्स फ्लाइट अंडर ग्रेविटी. ऑल सरफेसेज आर फ्रिक्शनलेस. ठीक है, ये भी फ्रिक्शनलेस है. ठीक है स्टूडेंट, ये बताइए कि अगर इसको भी स्पीड से ग्राउंड के रिस्पेक्ट में और इस डायरेक्शन को आप एक्स एक्सिस मान सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस के लिए. ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है. तो जब तक कर्व पार्ट स्टार्ट नहीं होगा, यहाँ देखना है, जब तक कर्व पार्ट स्टार्ट नहीं होगा तब तक क्या ये इसका मोशन होगा बिगर ब्लॉक का? नहीं होगा. लेकिन जैसे ही कर्व पार्ट स्टार्ट होता है तो कर्व पार्ट स्टार्ट होने के टाइम पे, जब तक कर्व पार्ट स्टार्ट नहीं हुआ था तब तक तो ये एक दूसरे पे इस डायरेक्शन में नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स लगा रहा था. राइट. और इस डायरेक्शन में नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, तो इसका बिगर ब्लॉक का नीचे की तरफ तो मोशन होगा नहीं क्योंकि सरफेस है. लेकिन जैसे ही कर्व पार्ट स्टार्ट होगा तो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स तो ऐसे लगना शुरू हो जाएगा. करेक्ट. और जब नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, इसलिए थोड़ा अनईजी फील कर रहा हूँ, तो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स अगर इस पे मैं बिगर का सिर्फ, तो ये तो मेरी मर्जी है ना कि सिस्टम कब किसको तोड़कर बांधते हैं. अगर सिर्फ बिगर ब्लॉक को अगर हम लोग देखते हैं तो इसका दो कंपोनेंट, एक तो एन हॉरिजेंटल और एक एन वर्टिकल. जैसे आप में से कुछ पूछ सकते थे ना कि सर बड़ा वाला ब्लॉक चलना क्यों स्टार्ट करेगा? तो बड़ा वाला ब्लॉक चलना स्टार्ट करेगा इस वजह से, जब कर्व पार्ट में रहेगा, कर्व पार्ट जहाँ से स्टार्ट होगा तो एन का एन इस तरीके से लगेगा बिगर ब्लॉक पे. आई कौन लगाएगा? स्मॉलर ब्लॉक. राइट. तो इसका दो कंपोनेंट, एक एन वर्टिकल और एक एन हॉरिजेंटल. एन वर्टिकल की वजह से तो वर्टिकल मोशन नहीं होगा, इसको काउंटर कर देगा, सरफेस बचा के रखेगा. बट इसको काउंटर करेगा कोई, या इसके वजह से चलना स्टार्ट कर देगा? मूव करेगा. करेक्ट ना? दिस इज द रीजन कि यहाँ पे, बट यहाँ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि हॉरिजेंटल, यहाँ एक मिनट रुकना है, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में स्मॉलर ब्लॉक का अब बिगर ब्लॉक का डिफरेंट स्पीड रहेगा या सेम स्पीड रहेगा? इन द हॉरिजेंटल डायरेक्शन सर सेम स्पीड होगा अगर कांटेक्ट में है. तो अगर डिफरेंट स्पीड रहेगा तो क्या कांटेक्ट में रहेगा? ये अगर 10 मीटर पर सेकंड से चलना स्टार्ट कर देगा, राइट, ये 8 मीटर पर सेकंड ही रह गया छोटा वाला का, कांटेक्ट लूज कर जाएगा अगर अलोंग एक्स एक्सिस. राइट. तो सर ऐसा भी तो हो सकता नहीं, ऐसा नहीं होगा क्योंकि इसी के कोलिजन के इट इज़ काइंड ऑफ व्हाट, यहाँ पे आकर इस कर्व पार्ट पे टकरा रहा है. राइट. इस कॉर्नर पे, और इसके वजह से ही चलना स्टार्ट करेगा. करेक्ट ना? दैट्स वाई. और इन द यहाँ देखिएगा, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस कोई एक्सटर्नल फोर्स है? अगर स्मॉल एम और कैपिटल एम का बात करेंगे, स्मॉल एम और कैपिटल एम का, तो अलोंग एक्स एक्सिस कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है. तो अलोंग एक्स एक्सिस मोमेंटम कंजर्व रहेगा. व्हाट अबाउट अलोंग वाई एक्सिस? सर वाई एक्सिस के अलोंग मोमेंटम कंजर्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप स्मॉल एम को देखिएगा तो स्मॉल एम पे जब ऊपर जाएगा तो एम जी लगते रहेगा. करेक्ट ना? यहाँ से यहाँ इस पे चढ़ते हुए रहेगा तो इस पे यहाँ पे इस पे एक एम जी लगते रहेगा. करेक्ट.
और ये बिल्कुल फ्रिक्शनलेस एकदम बिल्कुल स्मूथ कर पार्ट है। तो इट इज का यहाँ से जब इस पार्ट पे मूव करते रहेगा, कर पार्ट को क्रॉस कर गया, जब यहाँ पे मूव करते रहेगा तो इस पे एक mg का फोर्स तो लगेगा। दैट्स वाई सिस्टम का मोमेंटम एलोंग बाई एक्सिस कंजर्व नहीं रहेगा। इवन इफ जब वो कर पार्ट को क्रॉस कर जाएगा और जब यहाँ तक आएगा, बिना यहाँ तक आए हुए तो इससे अलग नहीं होगा, फ्लाई ऑफ नहीं करेगा। करेक्ट। इसका मतलब अगर हम लोग सिचुएशन, बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है, सिचुएशन ए और अगर बी को कंसीडर करते हैं तो जैसे ही यहाँ से कर पार्ट को और इस पार्ट को, इसको सी मान लीजिए, तो ए मेरा कर पार्ट शुरू होता है सी और खत्म हो, कर पार्ट होता है शुरू होता है बी, खत्म होता है सी पे, मान लीजिए खत्म हो रहा है सी पे, और मैक्सिमम यहाँ जो पार्ट पॉइंट था वो पॉइंट है डी। इसको 3 पॉइंट में डिवाइड कर लिए, ए 4 पॉइंट पे, ए बी सी एंड डी। करेक्ट। तो बी सी से डी के बीच में इस स्मॉलर ब्लॉक का कौन कौन सा वेलोसिटी रहेगा सर? वर्टिकल भी रहेगा और हॉरिजेंटल भी रहेगा। बट इसका हॉरिजेंटल वेलोसिटी स्मॉलर ब्लॉक का और बिगर ब्लॉक का डिफरेंट रहेगा, सेम रहेगा। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में तो रेस्ट में ही रहेगा, राइट। बट ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या रहेगा? हॉरिजेंटल वेलोसिटी सेम रहेगा, अदरवाइज एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं रहेगा। और मोमेंटम आप किस डायरेक्शन लगा सकते हैं? मोमेंटम आप सिर्फ अलॉन्ग एक्स एक्सिस लगा सकते हैं, अलॉन्ग। इट इज नॉट द प्रॉब्लम ऑफ कोलिजन, ओके, इट इज द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब मैं मिक्स करके प्रॉब्लम दे रहा हूँ कुछ, ठीक है। तो क्या हम लोग यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं सी से डी के बीच के लिए, या बिटवीन ए एंड डी, डायरेक्ट बिटवीन ए टू डी, ठीक है ना। एम m1 u1 x अब प्लस m2 u2 x इक्वल टू m1 प्लस m2 vx, और m1 का काम यहाँ पे m कर रहा है, और इसका u1 x कितना v अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और बिगर ब्लॉक के लिए अगर m मानते हैं, बट ये तो रेस्ट में था ना इनिशियली, इक्वल टू एम प्लस एम इंटू व्हाट वी एक्स। देखिए तो स्टूडेंट यहाँ तक आपको समझ में आया। तो ये हम लोग क्या काम किए हैं, पी आई एक्स इक्वल टू पी एफ एक्स, बट किस डायरेक्शन में? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, नॉट इन वाई एक्सिस। तो यहाँ से वी एक्स कितना आ जाएगा? वी एक्स आ जाएगा, बोलिए, एम वी बाई एम प्लस एम। पूरा सॉल्व कर लेते हैं, बाद में हर एक क्वेश्चन का आंसर मिला लेंगे। चलिए, अब इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? अब स्टूडेंट यहाँ से यहाँ तक ए से डी के बीच में, तो एक्चुअल में इसका तो यहाँ पे एक वेलोसिटी वी बाई भी है और एक वी एक्स भी है। वी एक्स तो निकल गया, वी एक्स कितना रहेगा? एम वी बाई एम प्लस एम, करेक्ट। और स्मॉल एम का और कैपिटल एम का वी एक्स अलग रहेगा या सेम रहेगा? सेम रहेगा। बट वी बाई निकालने का तरीका स्मॉल एम का, वी बाई कैसे निकालेंगे? अब वी बाई निकालने के लिए आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा भी नहीं सकते हैं, करेक्ट। अरे भी आप तो प्रैक्टिकली देख रहे हैं कि इसका डैम श्योर है ऊपर की तरफ जाएगा, राइट। तो प्रैक्टिकल सिचुएशन है ना कि ऐसे यहाँ पे स्लाइड कर देते, ये ऐसे जाते ऊपर जाएगा, ये तो प्रैक्टिकल सिचुएशन है, जाएगा तो पक्का। तो वी बाई निकालने का क्या तरीका हो सकता है? आप में से कोई दिमाग लगाइए। वेरी गुड, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से यहाँ पे लगा सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्यों लगा सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे कोई डिसिपेटिव फोर्स नहीं है और फ्रिक्शन भी नहीं है, राइट। तो वी कैन अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बिटवीन ए एंड डी, राइट। कुछ तो फार्मूला मिलना पड़ेगा। अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बिटवीन ए टू डी। अरे पता है ना कि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जब आप लगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी या स्पीड डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, राइट। और ये तो मेरी मर्जी है ना कि मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जी का लेवल कहाँ पर जीरो मानता हूँ, आंसर पे कोई इफेक्ट आएगा प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस के लिए।
तो यहाँ देखिए टोटल मैकेनिकल एनर्जी, मैं पूरे सिस्टम का बात कर रहा हूँ, किसका बात कर रहा हूँ, पूरे सिस्टम का, करेक्ट। टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ए पे मस्ट बी इक्वल टू टोटल फाइनल मैकेनिकल एनर्जी। और यहाँ पे अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये रहेगा स्टूडेंट कि कंटिन्यूअस बॉडी का मान लेते हैं कि इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है H1 पे, करेक्ट ना, ये तो मानना पड़ेगा ना आपको, या यहाँ से जहाँ पे मैं मान रहा हूँ उसके रेस्पेक्ट में इस बड़ा वाला बिगर ब्लॉक का सेंटर ऑफ मास H1 हाइट पे है, करेक्ट। तो ये लिख सकते हैं mgH1 अब प्लस mg0 स्मॉलर ब्लॉक का, वहाँ पे ही मान लिए स्मॉलर ब्लॉक का, जहाँ यहाँ पे मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे मान रहा हूँ मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का लेवल, अब प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। और इसका काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना था, 0 था, इक्वल टू, बोली तो फाइनली क्या इसका सेंटर ऑफ मास शिफ्ट करेगा क्या बिगर ब्लॉक का, जहां पे है वहां पे ही रहेगा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, राइट। अब प्लस mgh अब प्लस हाफ m प्लस m vx स्क्वायर। देखते मैंने सही लिखा, काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू एक्स मोशन, दोनों का vx सेम ही था ना। अब vx तो हम लोग का पता है, नोन है, राइट। अब प्लस हाफ एम वी वाई स्क्वायर। अरे vx और vy मैं ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, मैं ग्राउंड पे रहकर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल, बिकॉज कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल ऑल्सो डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यहाँ से यहाँ तक सिर्फ अननोन क्या है सर, ये तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये पता है, राइट, ये भी पता है, ओनली अननोन वी वाई। क्या वी वाई निकाल लेंगे स्टूडेंट, वी वाई निकल जाएगा ना, यहाँ से कैलकुलेशन करना पड़ेगा लेकिन वी वाई निकल जाएगा, करेक्ट। यहाँ तक आइए, तो अब यहाँ देखिए स्मॉलर ब्लॉक बिगर ब्लॉक से सेपरेट कब होगा, कहाँ पे होगा सेपरेट, एट पॉइंट डी, राइट। जस्ट आफ्टर डी मोशन ऑफ अ स्मॉलर ब्लॉक, इसको हटाएं। देखिए मैं ऐसे नहीं घुमा पा रहा हूँ, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, इसलिए मुझे ऐसे देखने के लिए पूरा ही घूमना पड़ रहा है। कोशिश देख, रुकिए करते हैं क्या, चलिए लेकिन बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम बनाते मतलब ठीक हो जाएगा। डी का स्मॉलर ब्लॉक का जस्ट आफ्टर डी मोशन मुझे बता सकते हैं सर, अगर सही से देखिएगा ये डी पॉइंट है, अब वी वाई भी है और वी एक्स भी है, राइट। तो इसका रिजल्टेंट तो ऐसा ही रहेगा ना सर, ये जस्ट प्रोजेक्टाइल मोशन है, राइट। प्रोजेक्टाइल को इमेजिन कीजिए, प्रोजेक्टाइल मोशन ऐसा ही था ना, इसमें यू स्पीड से एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बना के भेजते थे। तो नहीं था कि जस्ट आफ्टर डी मोशन ऑफ अ स्मॉल एम इज प्रोजेक्टाइल अंडर मोशन अंडर ग्रेविटी, क्योंकि जैसे ही अगर ये बिगर ब्लॉक से डिटैच हुआ उससे कांटेक्ट खत्म हुआ, और कांटेक्ट तो पक्का खत्म होगा, क्यों खत्म होगा, क्योंकि ये तो ऊपर जा रहा है, राइट। यहाँ जैसे ही इस पॉइंट को क्रॉस करेगा तब क्या इसके कांटेक्ट में रहेगा,
और जब कांटेक्ट में नहीं रहेगा तो इसके इस पर फोर्स के नाम पर सिर्फ mg लगेगा, और जैसे ही इससे कांटेक्ट ब्रेक ऑफ होगा तो इसका vx भी रहेगा और vy रहेगा, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी कैसा नजर आएगा, रिजल्टेंट मोशन ऐसा नजर आएगा, राइट। तो ये हो जाएगा मोशन अंडर ग्रेविटी इन 2 डायमेंशन, मतलब इट इज काइंड ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, राइट। तो यहाँ पे क्या ये भी निकाल लेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट पॉइंट डी, सर निकल जाएगा वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, वी एक्स कितना है तो वी एक्स का निकाल के रेडी है, और वी वाई तो निकाल ली है, आप वी वाई निकाल लिए बाई अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कैलकुलेशन पार्ट तो आप कर लेंगे ना, पक्का 200% गारंटी आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, और मैक्सिमम हाइट नहीं निकाल लेंगे आफ्टर डी, विथ रेस्पेक्ट टू डी मैक्सिमम हाइट, नॉट विथ रेस्पेक्ट टू ए, विथ रेस्पेक्ट टू ए मैक्सिमम हाइट होगा h प्लस दिस h, राइट। तो इसका हम लोग h मैक्स निकाल लेंगे, h मैक्स किसके रिस्पेक्ट में है सर, प्रोजेक्टाइल वाला, विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट डी, राइट। क्या था मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला स्टूडेंट प्रोजेक्टाइल मोशन में, बोलिए, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, बट वो इंपॉर्टेंट नहीं था, इंपॉर्टेंट था यू बाई स्क्वायर बाई 2g, राइट, 2a बाई, दिस इज द मेन फार्मूला, करेक्ट ना। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g इंपॉर्टेंट था, या यू बाई स्क्वायर बाई 2a बाई इंपॉर्टेंट था, ये ओरिजिनल फार्मूला था, राइट। और यू बाई तो यहाँ पे निकाले हुए हैं ना, इसी का नाम तो वी बाई है, वी बाई ऑलरेडी निकाल चुके हैं, करेक्ट। तो क्या मैक्सिमम हाइट निकाल लेंगे, बट दिस इज द मैक्सिमम हाइट विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट, विथ रेस्पेक्ट टू डी। तो मैक्सिमम हाइट अटेंड विथ रेस्पेक्ट टू, अगर एक क्वेश्चन में रहता तब क्या बोलते हैं, ये डी, एक स्मॉल एच था या कैपिटल एच था, देखिए तो एच प्लस ए वाला एच मैक्स, राइट। एग्री। नेक्स्ट, व्हाट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट स्टूडेंट, तो सर टाइम ऑफ फ्लाइट कहाँ से कहाँ तक का, तो मैं इसका बात कर रहा हूँ स्टूडेंट, यहाँ से जब डिटैच होगा, यहाँ से यहाँ तक का टाइम ऑफ फ्लाइट डी से ई के बीच में, राइट। ये बड़ा टाइम ऑफ फ्लाइट का मैं बात कर रहा हूँ, करेक्ट ना। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना था फार्मूला सर, बोले तो 2u/yg, राइट। मतलब यहाँ पे 2vy/yg, अब vy तो पता है ना, निकाल लिए हैं, करेक्ट। और यहाँ से यहाँ तक का रेंज बता पाएंगे, रेंज ही तो डेल्टा एक्स रहेगा स्मॉल एम का, रेंज क्या हो जाएगा, रेंज इक्वल टू डेल्टा एक्स इक्वल टू ओरिजिनल फार्मूला बोलिएगा मुझे, 2ux इंटू u/y/g। अगर ध्यान से देखेंगे तो नहीं लगता सर ux इंटू 2u/y/g लिख रहे हैं, मतलब ux इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट लिख रहे हैं, करेक्ट। तो भाई कुछ नहीं किए हैं, ये तो एक किए थे ux t प्लस हाफ ax t स्क्वायर, राइट। अरे ax तो जीरो है ना, तो डेल्टा एक्स मतलब क्या है, ये एक्स मोशन का डेल्टा एक्स निकाले हैं, करेक्ट। तो ये रेंज निकल जाएगा डी से ई तक का। बट मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब तक ये स्मॉलर ब्लॉक डी से ई तक जाएगा तब तक बिगर कहाँ पहुंच जाएगा, पक्का ई पे पहुंच जाएगा, राइट। बोलिए क्यों, बिगर ब्लॉक के लिए, बिगर ब्लॉक का Vx तो सेम रहेगा ना, Vx स्मॉल एम का और Vx कैपिटल एम का डिफरेंट रहेगा, सेम रहेगा। और कैपिटल एम का x क्या है, 0। तो उतना ही टाइम में इसका डेल्टा एक्स का निकालिएगा, तो क्या इसके लिए एक फार्मूला नहीं अप्लाई करेंगे, और ए टर्म क्या हो जाएगा, दिस टर्म नाउ बिकम्स
0, क्योंकि इसका एक्स 0 है। तो भाई इस यहाँ से यहाँ तक जितना टाइम में एक स्मॉलर ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक जाएगा उतना ही टाइम में ये सेम डिस्टेंस कवर करेगा। वजह क्योंकि दोनों के लिए आप अगर ये क्वेश्चन आप पे ध्यान देते हैं तो इसका भी यही बचता है, इसका भी यही बचता है, करेक्ट। इसका वापस ये इसी ट्रैक पे आके गिरेगा। ये जब वापस ये गिरेगा तो कहाँ गिरेगा? सेम ट्रैक पे, राइट। अब वापस गिरते हुए बाद में क्या होगा छोड़ दीजिए। इतना ही हम लोग काम करना था। स्मॉलर ब्लॉक हुआ क्या कि नीचे आते आते या यहाँ से इधर आकर गिर जाएगा, बट हम लोग को वहाँ तक जाना ही नहीं है, इतना ही काफ़ी हो गया। हाँ, स्मॉलर ब्लॉक यहाँ पे ई पे आकर जब ये हो गया ना, समझ गए ना, इसका मतलब अगेन स्मॉलर ब्लॉक कहाँ पे आके गिरेगा? जहाँ से डिटैच हुआ था, जितना टाइम में यहाँ से यहाँ तक आएगा उतना ही टाइम में एक बिगर ब्लॉक अगेन आ जाएगा यहाँ पे, करेक्ट। और अगेन ये यहाँ पे ही आके गिरेगा स्टूडेंट, ठीक है। इसका मतलब डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर यहाँ से यहाँ तक का इसका स्मॉलर ब्लॉक का बिगर ब्लॉक का सेम रहेगा। तो क्वेश्चन अब मिला लेते हैं। क्वेश्चन क्या था? सो दैट द स्मॉलर मास विल अगेन लैंड ऑन द बिगर वन। ये कैसे शो कर पाएंगे? जब दोनों का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा, राइट। तो इसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट और इसका हॉरिजॉन्टल डिफरेंट है या सेम है? सेम है। अब बाकी तो निकाल लेंगे ना। और क्या क्या निकालना था? पहला क्वेश्चन था फाइंड द स्पीड ऑफ लार्जर ब्लॉक व्हेन द स्मॉलर ब्लॉक इज स्लाइडिंग ऑन द वर्टिकल पार्ट। मतलब Vx निकालने के लिए, राइट। Vx निकल जाएगा, यही तो आंसर होगा। सेकेंड क्वेश्चन था फाइंड द स्पीड ऑफ अ स्मॉलर ब्लॉक व्हेन इट ब्रेक ऑफ द लार्जर मास एट हाइट h। स्मॉल स्पीड ऑफ अ स्मॉलर ब्लॉक, एक मिनट, बिग पार्ट, स्पीड ऑफ अ स्मॉलर ब्लॉक व्हेन इट ब्रेक ऑफ। तो स्पीड का मतलब सिर्फ Vx Vy या दोनों का रिजल्टेंट, दिस इज द राइट। ये पूछा जा रहा है, नॉट Vx Vy, दोनों का रिजल्टेंट, मतलब ये वाला, राइट, करेक्ट ना। नेक्स्ट फाइंड द मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड दैट अ स्मॉलर मास असेंड। मतलब d के रेस्पेक्ट टू मैक्सिमम हाइट या मैक्सिमम हाइट विथ रेस्पेक्ट टू a, मतलब h प्लस h मैक्स, राइट। यही आंसर आना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट तो हम लोग बना ही लिए हैं। सो दैट द स्मॉलर मास विल अगेन लैंड ऑन द बिगर वन। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवर्स बाय बिगर ब्लॉक ड्यूरिंग द टाइम विद द स्मॉलर विल वाज इन इट फ्लाइट अंडर ग्रेविटी। तो सेम डिस्टेंस तो रहेगा, रेंज के बराबर। अगर दोनों का रेंज के बराबर नहीं रहेगा तो आगे उस पर लैंड करेगा क्या, या आगे पीछे हो जाएगा? चलिए, तो एक क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन था। अब इसी टाइप का क्वेश्चन स्टूडेंट जो भी क्वेश्चन है नेक्स्ट क्लास में, आज का क्लास उतना मैं इफेक्टिव नहीं मान रहा हूँ, यानी थोड़ा था, बट थोड़ा 10 मिनट का ब्रेक लीजिए। मैं जल्दी से क्लास 7 बजे से ऑर्गेनिक का स्टार्ट करता हूँ। सेकेंड क्लास से इफेक्टिव होना